स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बहुत ही जल्द साथियों यहाँ पे टीआरई 4 का वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी को देखते हुए अब ये क्लास यहाँ पे रेगुलर स्टार्ट हो रहे हैं आपके एनसीईआरटी का सीरीज में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का इस जो सीरीज चलेगा, इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का टोटल यहाँ पे एनसीईआरटी जो पुस्तक है उसको हम यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक ये आपके लिए ई बुक भी बना दिया हूँ। तो जिनको भी ये ई बुक चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए होंगे, वहां से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास 6 का हिस्ट्री देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही अगर के हिस्ट्री में आइएगा क्लास 6 का हिस्ट्री में, तो यहाँ पे आपको 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी चैप्टर्स आप लोग देख पा रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं जो 10 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर्स दिया गया है, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, आखेट, खाद्य संग्रह और आरंभिक नगर, और बाकी यहाँ पे 4-5 जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका इंडेक्स रहा। तो चलिए हम क्लास को बिना देर किए हुए हम इस क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो चैप्टर्स आता है क्लास 6 में, जो चैप्टर दिया गया है कि आरंभिक कथन, क्या, कब, कहां और कैसे। अगर कि आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ रखे होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कि नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो को बस आप लास्ट तक 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लोग कहाँ रहते थे, यहाँ पे सबसे पहले अगर के बुक्स पढ़िएगा तो यहाँ पे दिया गया है। जो सबसे पहले यहाँ पे जो लोग निवास करते थे वो नदी के तट पे वहां पे निवास करते थे, और वहीं पे जो कंद मूल्य होते थे, यानी कि जो पेड़ों से चीज प्राप्त होते थे उससे खाते थे, और जंगल की जो विशाल संपदा थी उससे ये परिचित थे। ठीक है, अपने भोजन के लिए जो ये यूज करते थे, जो जड़ होते थे पेड़ों का, फल होते थे, इसी तरीके का ये खाना खाते थे। ठीक है, और यहाँ पे जानवरों का भी शिकार करते थे, जो कि आपके पुस्तक में दिया गया है। ठीक, अगला में जैसे ही आते हैं आगे में आइएगा तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां के बारे में आपके बुक्स में दिए गए हैं। तो ये पहाड़ियां कहाँ पे थी वर्तमान समय में? आप अगर के आइएगा तो है वर्तमान समय में देखिए यहाँ पे किरथर की पहाड़ियां दिया गया है और सुलेमान की पहाड़ियां दिया गया। ये अभी वर्तमान में कभी कभी पूछ लेता है कि सुलेमान की पहाड़ियां और किरथर की पहाड़ियां कहाँ पे है। तो ये पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दोनों पड़ता है, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, और आगे चलने से पहले यहाँ पे देख लीजिए अगला पॉइंट जो क्या दिया गया है। ये जो सुलेमान की पहाड़ियां होती थी, यहाँ पर लोग सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना ये आरंभ किए थे, याद रखिएगा। और इस क्षेत्र में जो रहते थे लोग, यहाँ पे 8000 वर्ष पहले रहते थे, और स्त्री और पुरुष दोनों ने ही गेहूं और जौ की फसलें यहाँ पे उपजाना स्टार्ट किए थे। और इन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसी यहाँ पे जानवरों को पालतू बनाया था। ये जो लोग होते थे ये गांव में रहते थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा उस समय के लोग जो एक उत्तर पूर्वी गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियां में रहते थे, ये लोग कृषि का विकास यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे? गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में। और सबसे पहले चावल यहाँ पे उपजाया गया था। अब ये स्थान जो स्थित है विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका मैप्स दिए गए हैं। आई होप कि ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा आपको सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के बारे में इस बुक्स में दिए गए हैं। तो जो ये सिंधु और सहायक नदी है, सबसे पहले देख लेते हैं सहायक नदी किसको कहते हैं। सहायक नदी उसको कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिलते हैं, जो नदियां, उसको सहायक नदी बोलते हैं। ठीक है, और आज से लगभग 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे ही आरंभिक नगर का विकास हुआ था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और गंगा और उसके जो सहायक नदी है सोन नदी, तो इस समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास जो हुआ था 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था। आपको पता होना चाहिए जो सबसे पहले यहाँ पे नगर का जो विकास हुआ था वो नदी के तट पर ही विकास हुआ था, और गंगा नदी के 2 तट पे यहाँ पे सभ्यताओं का जो विकास हुआ था आज से लगभग, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2500 वर्ष पूर्व में ये विकास हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट से दिया गया यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के बारे में। इसके दक्षिण में नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल के मगध और वर्तमान में यहाँ पे बिहार के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा बिहार गंगा नदी के किनारे यहाँ पे बसा हुआ है। अगर इस क्षेत्र में देखते हैं कि कहां पे मगध हुआ करता था, तो यहाँ पे देखिए ये होगा सोन, और इस जो क्षेत्र को कहा जाता था मगध कहा जाता था। वर्तमान में इसको बिहार कहा जाता है। ठीक है, तो इतना तक तो आप लोग समझ गए। अगला जो यहाँ पे
पॉइंट्स निकल के आता है। जो पॉइंट आपका दिया गया है, देश के नाम दिया गया है। जो वर्तमान समय हमारा प्यारा भारत है, इसको दो नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इंडिया कैसे नाम पड़ा, सबसे पहले ये देख लीजिए। इंडिया जो शब्द है ये इंडस से निकला हुआ, जिसको संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। तो सिंधु नदी भी है, आपको पता होगा। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है कि जब ईरान और यूनान से लोग उत्तर पूर्वी यानी जो भारत में यहाँ पे इंटर करते थे, तो वो सिंधु नदी पड़ता था, बीच में पड़ता था। जैसे कि ऊपर यहाँ पे अगर के हम आपका मैप में दिखाना चाहे तो यहाँ पे देखिए ये है सिंधु नदी। ठीक है, ये जो रहा ये सिंधु नदी रहा। तो सिंधु के बाद का जो इस क्षेत्र हुआ, ये जो भूमि हुआ, इसको इंडोस करके उन लोगों ने पुकारा। कौन? ईरानी और यूनानियों ने, यहाँ पे ये दोनों ने, जिसको उन लोगों को इंडस को इंडोस हिंदोस करके बुलाया, या इसको इंडोस करके बुलाया। ठीक है, और उसके जो पूर्व में स्थित भूमि है यानी कि जो भारत का भूमि है, इसको इंडिया करके बुलाया। ठीक है, उसी समय से इसको इंडिया नाम दिया गया है। ठीक है, और भारत नाम का प्रयोग जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम मतलब जो वर्तमान समय में जो भारत का भूभाग है, इसको इस क्षेत्र में जो एक समूह के जो लोग रहते थे, उसको भारत नाम से बोला जाता था। और जो इसका उल्लेख मिलता है ना, इसका उल्लेख भी आपका ऋग्वेद में मिलता है ये चीजों का। ठीक है, कि ये भारत जो ये है लोगों का एक समूह था उस समय पे, और उस समय के बाद से इस भी पृष्ठभूमि का भारत नाम पड़ गया यहाँ पे। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारत का जो यहाँ पे उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। कभी कभी सवाल आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला जो आपके पढ़ने को यहाँ पे मिलता है, पांडुलिपि के बारे में पढ़ना है। पांडुलिपि किसको कहा जाता था? पांडुलिपि जो पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी उसको पांडुलिपि कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, और अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैनु मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, हाथ के द्वारा निकाला हुआ। ठीक है, अगला जो आता है कि ये पांडुलिपियां जो होती थी उस समय ताड़ पत्रों का अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक पेड़ होता है, भुर्ज नामक पेड़ के छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अगर कि हम आपको इसको बारे में दिखाना चाहें तो यहाँ पे देखिए, ये जो है जो आपको मैंने बताया, जो भुर्ज पेड़ का पत्ता है, छाल है, उसके पर यहाँ पे जो लिखा गया ये यही पांडुलिपि है। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिया गया, जो इस तरीका का, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट दिया गया है कि ये पांडुलिपियां जो है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कितना हजार वर्ष? 1000 वर्ष पहले। समझिए कि वर्तमान समय में तो अभी ईमेल चल गया है कि एक सेकंड में एक जगह से दूसरे जगह पे लोग मेल चला जाता है, लेकिन आज से 1000 साल पहले न कॉपी था, न कलम था, कुछ भी नहीं था। तो यही जो आपका पांडुलिपि था, जो ताड़ के पत्ते होते थे भुर्ज पेड़ के, उस पे ये सारा चीज लिखा जाता था। आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है यहाँ पे कि किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। ठीक है, जो किताब कैसे बनता था, तो यहाँ पे बहुत सारे जो पत्ते होते थे उसको एक साथ बांधकर बनाया जाता था। और जो भुर्ज पेड़ के छाल से बनी हुई एक पांडुलिपि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक पॉइंट्स और भी दिया गया है क्लास 6 का एनसीईआरटी में, जिसके बारे में यहाँ पे डेट्स के बारे में दिए गए कि तिथियों का निर्धारण कैसे होता है। तो जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में होता है, जो सभी तिथियां हैं उसको ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। इसको लिख, जैसे कि आप लोग देखे होंगे इतिहास के बुक्स पढ़े होंगे तो ईसा पूर्व यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको बीसी भी बोलते हैं, ईसा पूर्व को ही बीसी बोलते हैं। बीसी मतलब होता है बिफोर, और सी मतलब होता है क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना होती है उसको बीसी लिखा जाता है। और जो वर्तमान समय की जो घटना है, जिसमें मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, 2024 एडी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का। तो ये सारे चीज आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, एडी की जगह में एडी की जगह में यहाँ पे लिखा जाता है सी भी लिखा जाता है, और बीसी की जगह में बीसीई का भी प्रयोग किया जाता है। तो सी का मतलब होता है कॉमन एरा, ये दोनों के बीच में जो कॉमन एरा है, और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। इस दोनों के बीच में जो कॉमन नहीं रहता है उसको बीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नॉर्मल सी चीज है, ये सब बीपीएससी में नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी अगर के दिए गए बुक्स में तो आपको ये जानकारी रहने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये आपका चैप्टर समाप्त होने वाला था, इसमें आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। नर्मदा घाटी
घाटी के तट पर यहाँ पे लोग आखेट किया करते थे, यानी कि शिकार किया करते थे और अपने भोजन का संग्रहण किया करते थे। ठीक है, अगला जो मगध है, मगध प्राचीन काल का सबसे पहला बड़ा राज्य था मगध, और जो गारो पहाड़ियां थी इसमें आरंभिक कृषि की शुरुआत हुई थी। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जो है यहाँ पे लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक नगर हुआ करता था, और जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी प्रथम नगर कहलाता है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी यहाँ पे समाप्त होता है। अब आते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर जैसे ही आइएगा यहाँ पे आपसे दिया गया है जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। यानी कि स्टार्टिंग में पता होगा जो मनुष्य होते थे, मनुष्य वहां पे जंगलों में शिकार किया करते थे। ठीक है, तो शिकार करते करते किस तरीका से वो भोजन को उपजाना शुरू कर दिए, किस तरीका से उन्होंने गेहूं चावल वगैरह पर मतलब अपना प्रोसेस स्टार्ट किए, तो इस आपका चैप्टर्स में यही चीज पढ़ने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है कि पत्थर के औजारों का जो था इन लोग किस तरीका से उपयोग करते थे। इंसान जो था खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए यहाँ पे औजार का प्रयोग करते थे, और तथा जानवर के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी इन औजारों को, पत्थर के बने औजारों का उपयोग करते थे। आई होप इतना बातें समझ गए। ठीक है, अगला पॉइंट जो है भीमबेटका, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता था। यह एक पूरा स्थल है और तथा इसमें गुफाएं और कंदराएं मिली हुई है। इन लोग गुफाओं को इसलिए रहते थे, जो ये लोग रहते थे गुफा में पहले के लोग रहते थे, जिससे कि वो बारिश धूप और हवा से बच सके वहां पे। ठीक है, ये जो गुफा है भीमबेटका, ये नर्मदा घाटी के पास स्थित है। ठीक है, और पूरा स्थल उस स्थान को बोलते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी आपका इतिहास में एक शब्द आता है पूरा स्थल। आप लोगों को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर में इसको पूरा स्थल कहते किसको है। तो ये जो पूरा स्थल होते हैं ना, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिले हैं। ठीक है, वहां पे कुछ इविडेंस मिले हैं, अवशेष मिले हैं, मतलब ऐसा कि उस समय वहां पे कुछ ऐसा औजार वगैरह थे, तो इसको पूरा स्थल बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा यहाँ पे आता है आपका आग की खोज। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, नाम और तिथियां में सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यहाँ पे दो चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें दो शब्द है, एक पूरा है जिसका मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण मतलब होता है पत्थर। ठीक है, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर और औजारों को महत्व के बताता है। जैसे कि इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो प्राचीन काल में ऐसा जो चीज जो पत्थरों से मिलकर बना हुआ था, उस काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब ये जो पूरा पाषाण काल है वो लगभग आज से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक की ये दौरान को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। सवाल यहाँ से आपको पूछेगा कि पूरा पाषाण काल का दौरान कितना होता है, मतलब कितना ड्यूरेशन तक होता है, तो याद रखिएगा 20 लाख, कितना 20 लाख से लेकर और आज से लगभग 12,000 साल पहले तक का जो ये समय है, इसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। जो मानव इतिहास का 99% जो कहानी मिलती है ना, जो भी घटनाएं हुआ है, ये आरंभिक पाषाण काल में हुआ है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिसमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग बोलते हैं। ठीक है, इसका जो समय होता है 12,000 साल पहले से लेकर आज से लगभग 10,000 साल पहले का समय को मध्य पाषाण काल के दौरान रखा जाता है। इस काल के पाषाण औजार जो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में जो होते थे हड्डियों एवं लकड़ियों के मुड़े हुए हाशिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान में मिलते थे। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं कि इस समय जो लकड़िया के औजार होती थी, इसमें हाशिया शामिल है और आरी शामिल है। कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट आपको निकल के आ रहा है नव पाषाण काल के बारे में। अगला जो, जैसे कि मैंने पूरा पाषाण काल बता दिया, पूरा पाषाण काल के बाद यहाँ पे 10,000 साल के बाद का जो समय होता है, इसको नव पाषाण काल यहाँ पे कहा जाता है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, वो कुत्ते का यहाँ पे पूर्वज था।
कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को यहाँ पे पालतू बनाया था, तो वहां पे डायरेक्ट आपको आंसर मार देते हैं कुत्ता। लेकिन अगर के कुछ ऑप्शन में अगर ट्विस्ट करें तो याद रखिएगा कुत्ता को नहीं कराया गया था। कुत्ता की तरह का ही एक कोई जानवर था जिसको कुत्तों का पूर्वज माना जाता था, कि मतलब कुत्ते का ही प्रजाति का था, इसीलिए यहाँ पे जो भी आंसर होता है वो कुत्ता होता है। उसके बाद कुत्ता को सबसे पहले बनाया, फिर उसके बाद भेड़, बकरी, गाय, सुअर आदि जानवरों को भी यहाँ पे इन्होंने अपने यूज के लिए पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट फिर यहाँ पर दिया है, कृषि के लिए अपनाए जाने वाले सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते थे। याद रखिएगा, भी ये सवाल है, सबसे पहले कौन सा अनाज मनुष्यों ने उगाया, तो गेहूं और जौ। अगर इसमें से भी अगर ऑप्शन दोनों दे दे और एक ही आपको चूज करना है तो वहां पे जौ चूज कीजिएगा उसको। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाए वो कुत्ता बनाया, और कुत्ता के बाद यहाँ पे भेड़ और बकरी यहाँ पे इन्होंने पालतू बनाया था। तो ये जितने भी चीजें ना भी ये सवाल, ये सब सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, जितने भी हम हाईलाइट किए हैं। इसका पीडीएफ अगर के जिनको भी चाहिए होगा तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ चाहिए होगा 91768345 पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहाँ पे 345 पे आपको टोटल का टोटल जो भी एनसीईआरटी एससीईआरटी का आपको सिलेबस चाहिए होगा वो मिल जाएगा आपका। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिएगा दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, अस्थायी जीवन की ओर। धीरे धीरे तो आप लोगों ने देख लिया को जब यहाँ पे जानवरों का शिकार करते थे और जो जंगल से फल फूल होते थे उसको खाने के बाद धीरे धीरे कैसे उन्होंने फसल का उगाना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे इन्होंने जंगल से छोड़कर अपने गांव बसाना भी स्टार्ट कर दिया। उसी तरह एक आता है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है वर्तमान के जो कश्मीर में पड़ता है, ये मतलब बुर्ज होम जो है वर्तमान के कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, वहां पे जो लोग होते थे गड्ढा खोदकर और नीचे घर बनाते थे, जिससे गर्तवास कहा जाता था, याद रखिएगा। और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। जो भी आंधी तूफान बारिश आते थे उससे उनको बचाव होता था। ठीक है, और कुछ जो औजार है हड्डियों से भी बने हुए औजार बुर्ज होम में मिला है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ से भी सवाल आपका प्राचीन इतिहास से सवाल पूछता है, तो यहाँ सवाल देखने को मिलता है। मेहरगढ़ जो है यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ पे, बोलन दर्रा, जिससे होते हुए ईरान जाया जाता है, याद रखिएगा। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने एक इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना स्टार्ट किए थे। आपसे सवाल सबसे पहले यही पूछेगा, कौन सी जगह पर सबसे पहले जौ और गेहूं उपजाना स्टार्ट किया था, कहाँ पे किया था, मेहरगढ़ में किया था, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हुई हैं, इनमें हिरण और सुअर, ठीक है, जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरी का यहाँ पे हड्डियां मिली हुई है, आप लोग याद रखिएगा। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हुआ करते थे। कहाँ पे, मेहरगढ़ में। ठीक है, अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उस समय के लोग ये मानते थे कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, इसीलिए जब वो मरते थे तो उनको कब्र में दफनाया जाता था। तो कब्र के जो मृतक के साथ में यहाँ पे कुछ सामान भी रख देते थे, ताकि मरने के बाद जब ये जन्नत में जाए या उस स्वर्ग में जाए तो वहां पे इस चीजों का वो यूज कर सके। मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सारे कब्र मिली हुई हैं, याद रखिएगा। एक कब्र ऐसा भी मिला है जहाँ पे मृतक के साथ में एक बकरी को दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था, आप याद रखिएगा। ये भी सवाल है, ये तो बीपीएससी और यूपी पीसीएस में भी सवाल पूछा गया था कि कहाँ के कब्र में एक मृतक के साथ में बकरी को दफनाया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये जो सारा चीज मिला है मेहरगढ़ में मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ने से हम पहले आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर कि आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं ना, तो बीपीएससी का सिलेक्शन किट आप लोग के लिए आपका सफलता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसमें अगर देखिएगा जो भी आपका एग्जाम पास करने के लिए महत्वपूर्ण नोट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि एससीईआरटी का नोट्स सारे सब्जेक्ट का, एनसीईआरटी का नोट्स सारे सब्जेक्ट का, सब कुछ इस नोट्स में मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ईवीएस नोट्स, बिहार स्पेशल नोट्स, तो सब कुछ इसमें अवेलेबल रहते हैं। बस आपको ये जो सारा नोट्स बीपीएससी का सिलेक्शन किट है लेकर आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। अगर कि जिनको भी चाहिए होगा इस दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं,
हैं, जो नीचे अगर का आपका नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नीचे दिए गए लिंक से एसएस क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारा नोट्स जो बीपीएससी का सिलेक्शन किट है जो कि आपका सफलता सुनिश्चित करेगा, आप इसको ले सकते हैं। अब बस आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रिंट आउट निकाल कर सेल्फ स्टडी करना है। आपका पूर्णतः ये सिलेबस पर आधारित नोट्स रहने वाले हैं, ठीक है। अगला चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 3 में जैसे ही आइएगा, जिसका नाम है आरंभिक नगर, हड़प्पा की कहानी के बारे में देखते हैं। आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां का जो इंजीनियर है, अचानक से हड़प्पा पुरास्थल मिली, जो आधुनिक के पाकिस्तान में पड़ता है। और उसके बाद 80 साल पहले जो पुरातत्वविद थे, इस स्थान को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक थे। 150 साल पहले तो हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुआ, लेकिन अभी से 80 साल पहले उनको ये पता चला कि ये जो खंडहर है ना, प्राचीन काल का सबसे पुराना शहरों में से एक था, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। और इस समय के बाद से जो भी पूरा स्थल मिले उसको हड़प्पा सभ्यता की इमारत के नाम से जाना जाने लगा। याद रखिएगा, इन शहरों का जो निर्माण हुआ था लगभग आज से 4700 साल पहले हुआ था इसको, ठीक है। इसका जो विशेषता था, हड़प्पा काल का जो इमारतें होती थी उसकी कुछ विशेषताएं होती थी, उस नगर के कुछ विशेषताएं होती थी। इन नगर में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, ठीक है। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ये दोनों चीज याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट बेस जब सवाल आ जाते हैं तो ये चीज वहां पे आपको काम आएंगे। दोनों हिस्से को 4 दीवारी पक्की ईंटों में बनाई गई थी, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और ये जो अगला पॉइंट दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है, ठीक है। और तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर में चारकोल की परत भी लगाई गई थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो में समझिए कि इतना हाईटेक तरह का के निर्माण होते थे। अगला आता है कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा और लोथल जैसे जो अन्य नगर होते थे जहां पे अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड सबसे सवाल पूछा जाएगा कि अग्निकुंड कहाँ पे मिला था, तो कालीबंगा और लोथल में मिला है ये अग्निकुंड, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिला हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इस आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों की चित्र मिलते हैं और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल पत्थर का बर्तन बनाते थे। कहाँ के लोग? हड़प्पा के लोग, आप लोग याद रखिएगा। और आज से संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। बहुत VVI पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो बताया इसका जो खेती होता था, लगभग कपास की खेती कहाँ पे? मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं। यानी कि वहां पे अवशेष जो है इतना चीजों का मिला हुआ है। तो सबसे पहले कपास वाला आप लोग याद रखिएगा। फिर एक आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो आभूषण थे इस तरीके के बनाए हुए, उसका अवशेष मिला हुआ है, ठीक है। फ्योन्स जो था, फ्योन्स के बारे में एक बार पढ़ने को मिलता है आपके बुक्स में। फ्योन्स था पत्थर और शंख प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी जिसे फ्योन्स कहा जाता था। इन चिकनी परत के रंग प्रायः जो होते थे नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योन्स से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन का यहाँ पे निर्माण किया जाता था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा के लोग जो थे तांबे का आयात कहाँ से करते थे? वर्तमान समय के राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात करते थे। ये दोनों सवाल जो मैंने बताए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हड़प्पा कालीन के लोग जो थे तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। ओमान में से क्या चीज करते थे? तो तांबे का आयात करते थे। दोनों ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का जो आयात होता था आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो मैंने आपको 3 चीज बताए, ठीक है। ऊपर में जैसे कि मैंने आपको क्या क्या चीज दो चीज बताए। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं तांबे का मैंने बताया कि तांबे का आयात ओमान से होता था, ठीक है। तांबे का जो आयात होता था आपका ओमान से भी होता था और राजस्थान से भी होता था, ठीक। और जो नीचे में हम आपको बताएं जो टीन का जो आयात होता था वो कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान से होता था। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल ये सब उगाने सीख गए थे। हड़प्पा के लोग जो थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब में चरागाह होते थे, ठीक है। गुजरात का जो आप देख लेते हैं हड़प्पा कालीन नगर है, उसमें क्या कुछ इंपोर्टेंस उसका पाया जाता है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा शहर लोथल नगर एक ऐसा शहर है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग कच्चा माल कहाँ से लाते थे? गुजरात के लोथल से लाते थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसको पढ़ने के बाद अच्छे से अगर के आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, केवल ना मैं प्रैक्टिस सेट भी जब लॉन्च करूंगा उसको अगर के आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैं इतना गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को, जैसा कि अभी वीडियोस में आप देख रहे होंगे, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को इसमें हम समाहित किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि यह पत्थर शंखों और आधातियों से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कहाँ पे? लोथल, ठीक है। अब सभ्यता के अंत का रहस्य, एक मूवीज आया था ऋतिक रोशन का, आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो शायद मोहनजोदाड़ो करके मूवी आया था। तो उस मूवी में दिखाया था कि जो मोहनजोदाड़ो नगर का जो पतन हुआ था वो पानी बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया था जिससे उस सभ्यता का विनाश हो गया था। लेकिन प्राचीनतम सभ्यता का अभी कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिल पाया है कि किस कारण से उसका विनाश हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है कि स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का आखिर अंत कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है और चैप्टर के लास्ट में देखिएगा तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में दिया गया है कि मैहरगढ़ में जो कपास की खेती हुआ था आज से लगभग 7000 साल पहले हुआ था। नगरों का जो आरंभ हुआ था लगभग 4700 साल पहले हुआ था और हड़प्पा के नगरों के अंत की जो शुरुआत हुआ था लगभग आज से 3900 साल पहले हुआ था और अन्य नगरों का जो विकास हुआ था लगभग 2500 साल पहले इस सारे नगरों का यहाँ पे विकास हुआ था, ठीक है। अगला चैप्टर नंबर 4 आपका आता है। चैप्टर नंबर 4 आपसे पूछ रहा है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। वर्तमान समय में हम जो भी चीज पढ़ते हैं वो किताब से ही पढ़ते हैं, बाकी जो भी कब्र होते हैं, कब्र से हम लोग क्या सीखते हैं, तो इस वीडियोस में इस चैप्टर्स में हम यही सीखेंगे, ठीक है। वेद जो है 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है जिसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब क्या है? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोलना, ठीक है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए लाइन्स होते हैं, ठीक है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण बताए गए हैं। किसमें? आपको सूक्त में। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता और इंद्र युद्ध के देवता है और सोम जो है एक पौधा है जिससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में आपके बुक्स में दिया गया है। जो संस्कृत है ना वो भारोपीय समूह का भाषा परिवार का ये हिस्सा है। भारोपीय मतलब होता है भारत और यूरोप दोनों। पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो भाषाएं बोली जाती है जैसे कि तिब्बत वर्मा परिवार की ये भाषाएं बोली जाती है जो कि नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है। आपको नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो बहुत सारा कल्चर्स वहाँ के तिब्बत का जो कल्चर होता है उससे मिलता जुलता है, इसलिए जो उन लोग का भाषा भी जो बोलते हैं ना वो भाषा का परिवार भी तिब्बत वर्मा परिवार से बोला जाता है, ठीक है। और जैसे कि भारत का जो अन्य भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु,
कन्नड़ और मलयालम, ये जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा के परिवार के अंतर्गत आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो हम लोग हिंदी बोलते हैं और जो झारखंड और मध्य भारत में जो भाषाएं बोली जाती है, ये सब भाषाएं जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, सवाल यहाँ से बनते हैं। नदियों की तुलना जो है यहाँ पे घोड़ों और गायों से की गई है, किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का यहाँ पे जिक्र मिलता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में, याद रखिएगा। यह की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। देवी और जो देवताओं होते थे उनको यहाँ पे आहुति दी जाती थी। कभी कभी यहाँ पे जानवर का भी बलि या आहुति दिया जाता था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे आते हैं लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। ठीक है, ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, जिसमें एक होता है पुरोहित, जिन्हें कभी कभार ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, और दूसरे जो लोग होते थे यहाँ पे राजा होते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एक था जन, जिसका प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं। जन मतलब एक जनता समूह, बहुत सारे हिस्सा को संबोधित करने के लिए कहते थे, जिसका उपयोग आज भी करते हैं। और दूसरा था विष। विष मतलब होता है वैश्य शब्द से निकला हुआ एक शब्द है विष। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तो आर्य लोग ही हैं जो इस तरीका से लोगों को बांटे हुए हैं, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो दस्यु लोग थे यज्ञ नहीं करते थे और शायद वे दूसरी भाषाएं बोलते थे, जो कि दस्युओं के बारे में बोला गया है। ठीक है, इतिहास में अगर आप कहीं भी घूमने जाइए, क्या कहीं भी आप जाइए भारत में, पाकिस्तान में या यूरोपीय देशों में, अगर के एक पत्थर, अकेला पत्थर खड़ा है, तो याद रखिएगा वो कभी कभी प्रमाण होता है कि उस पत्थर के नीचे में कोई कब्र रही होगी प्राचीन काल में। अभी भी कब्रिस्तान वगैरह में देखते हैं कि जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है, दफनाने के बाद उसके सिर के ऊपर सामने में एक बड़ा सा यहाँ पे पत्थर रख दिया जाता है। तो ये जो होता है कब्र का एक निशानी होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लौह के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, इससे पहले जब वीडियो स्टार्ट हुए थे, कि जब डेड बॉडी वहां पे दफनाया जाता था, साथ में बहुत सारे औजार, खाने पीने के सामान भी वहां पे दफनाए जाते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, और जब ये परलोक में जाएंगे तो जो सारे चीज वहां पे रखे गए हैं उनको उसके रहने में मदद मिलेगी। इनाम गांव का एक विशेष कब्र मिला हुआ है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे, याद रखिएगा। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता एक पुस्तक लिखे थे। और वे कहते थे, कौन कहते थे? चरक कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो कि आधुनिक शरीर रचना विज्ञान को 206 हड्डियों से काफी ज्यादा थे। ठीक है, ऐसे उनका मानना था। अगला आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। जो वर्ण होते थे उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम होता था वेदों का अध्ययन करना और उसको यज्ञ कराना। उनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, उनको दक्षिणा मिलता था। वर्तमान समय में भी ये प्रवृत्ति चालू हुई है। क्षत्रियों का जो काम था, उनका काम था युद्ध करना। वैश्य का काम था खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना, उनका काम था। और जो शूद्रों का काम था, इन तीनों वर्गों का सेवा करने का काम था। देख रहे
रहे हैं वर्ण व्यवस्था कितना घटिया व्यवस्था था उस समय कि जो ऊपर के दो लोग थे वो मौज कर रहे थे, बाकी के जो दो लोग नीचे के लोग थे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक कौन से लोग बताएं हमने आपको, एक वैश्य बताएं एक क्षुद्र बताएं। वैश्य फिर भी तो सही थे, लेकिन जो शूद्र थे, शूद्र को समझिए कि तुम अगर इस दुनिया में पैदा लिए हो तो ये तीन लोगों को सेवा करने के लिए पैदा लिए हो, ठीक है। इस तरीका से वर्ण व्यवस्था विभाजित था। अगला आता है यहाँ पे जनपद। जनपद देखिएगा, जनपद क्या होते थे कि पुरातत्वविदों ने इन जनपदों कई वस्तुओं की खुदाई की। दिल्ली में जैसे कि जनपद मिला हुआ है पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास में अतरंजी खेड़ा इसके प्रमुख जो है जनपद है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों आदि फसल यहाँ पे उगाते थे, ठीक है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है महाजनपद। जनपद में ही जो सबसे फेमस थे, बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद थे, उनको महाजनपद के नाम से जाना गया। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जनपद है, लुसेंट्स वगैरह में पढ़े होंगे बहुत सारे जनपद, तो वही जनपद के बारे में इस बुक्स में दिए गए हैं। इसका और भी डिटेल आपको क्लास 7 में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब उसी जनपद में से एक महत्वपूर्ण और जनपद हम देख लेते हैं मगध जनपद के बारे में। मगध जनपद से सवाल पूछा जाता है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी जो नदियां थी मगध से होकर बहती थी, जैसे जो वर्तमान में बिहार देख सकते हैं आप। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, कौन कौन से, एक बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक था, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था पूरी तरीका से, ठीक है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में इसे पाटलिपुत्रा, जिसको वर्तमान में पटना था, अपना राजधानी बनाया था। जो सिकंदर था, सिकंदर भारत पर आक्रमण करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे वर्तमान समय में मगध का जो एक विशाल सेना थी, उस सेना को देखते हुए जो सिकंदर की सेना थी ब्यास नदी को पार करने से मना कर देता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और एक और महाजनपद थी वज्जी जनपद। वज्जी जनपद कहाँ पे थी? मगध के एक शक्तिशाली राज्य बन गया था यह मगध, और उसके नजदीक था ही यहाँ पे वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। आप लोग याद रखिएगा, राजधानी कम से कम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। इस जो शासन व्यवस्था को बोला जाता है गण या संघ कहा जाता है। वज्जी संघ एक महत्वपूर्ण दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है एक, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कब? 2300 साल पहले। और यहाँ से आपका चैप्टर नंबर जो 5 है आपका समाप्त होता है। इसमें देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। नए जो शासक हुए आज से 3000 साल पहले हुए। महाजनपद जो थे वर्तमान से 3000 साल पहले थे। सिकंदर का जो आक्रमण हुआ, दीर्घ निकाय का जो लेखन हुआ आज से लगभग 2300 साल पहले हुआ। गण या संघ का राज्यों का जो अंत है आज से लगभग 1500 साल पहले उन लोगों का अंत हो गया। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है नए प्रश्न एवं नए विचार। इसमें बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की और उसके मानने वालों के बारे में इसमें पढ़ना है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। और इनका जो जन्म हुआ था आज से 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था। इनका कब जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो अगले क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे और ये शाक्य नामक एक छोटे से गणराज्य से संबंधित थे, याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने बौद्ध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक उन्होंने वहां पे तपस्या किया था और अंततः इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही जो सिद्धार्थ थे, जो गौतम थे, ये बुद्ध के नाम से जाने लगे और उसी समय से इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है,
अगला जो पॉइंट है, यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली उपदेश दिया। याद रखिएगा ये सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पे उपदेश दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। ये भी याद होना चाहिए। तो 2 पॉइंट यहाँ से बनते हैं। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, वो सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु जो कहाँ पे हुआ था, ये कुशीनगर में हुआ था। एक गौतम बुद्ध के जो शिक्षा दी उसमें बहुत ही ज़्यादा एक प्रसिद्ध उनका एक स्टेटमेंट पूछता है कभी ये भी सवाल यहाँ पे, कि इनका दिया गया शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है कि जो जीवन है ना कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और इसका मेन कारण यही है हमारी इच्छा और लालसाओं। अगर कि इसको खत्म करना है, अपने दुखों को खत्म करना है, तो अपने इच्छाओं और जो लालसा है इस पे पाबंदी लगानी होगी। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, और ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि जो हम पाना चाहते हैं उसको पाने के बाद उसको पाने की और अत्यधिक इच्छा होती है, और भी अत्यधिक उसके बारे में हमको जरूरत होने लगती है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है, अत्यधिक लालच को तृष्णा कहा है। अब बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपनाकर हम अपनी ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ही शानदार उन्होंने शिक्षा दी थी। बुद्ध ने जो अपना शिक्षा दिया था वो प्राकृतिक भाषा में दिया था, और सारनाथ जो स्तूप है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आप लोग ये दोनों चीज, तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला पॉइंट्स 2 जो देखने को मिलता है वो भारतीय दर्शन को मिलते हैं, जिसको 6 पद्धति में यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। बौद्धिक जो खोज को यहाँ पे दर्शन को 6 शाखाओं में बांटा गया है, जिसका नाम है वैश्विक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, और उसके बाद वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन। याद रखिएगा ये सब के बारे में ना, इनके संस्थापक कौन है बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता है। तो वैश्विक दर्शन के जो संस्थापक है वो ऋषि कणाद है। न्याय दर्शन के जो संस्थापक है ये गौतम है, और सांख्य दर्शन के जो संस्थापक है वो कपिल मुनि है। योग दर्शन के जो संस्थापक है वो पतंजलि है, और पूर्व मीमांसा का जो यहाँ पे संस्थापक है वो जैमिनी है, और जिसको बोलते हैं वेदांत या उत्तर मीमांसा, इसके संस्थापक व्यास है। आप लोग याद रखिएगा ये VVI है, और ये जो भी दर्शन है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको ये भी बात पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो गुरु के समीप बैठना होता है। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। किसमें? तो आपका उपनिषद में, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपके बुक्स में दिए गए हैं यहाँ पे देखिएगा, व्याकरणविद पाणिनि के बारे में दिया गया है। पाणिनि जो थे इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना किया था, आप लोग याद रखिएगा, और संस्कृत व्याकरण से ही लघु सूत्रों का यहाँ पर इन्होंने खोज किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है जैन धर्म। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के जो 34वें तीर्थंकर थे, और साथ ही साथ ये अंतिम तीर्थंकर भी थे, महावीर जो वर्धमान महावीर थे, ने अपने विचारों का प्रसार किया जैन धर्म के माध्यम से। जो गौतम यहाँ पे वर्धमान महावीर थे वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, आप लोग याद रखिएगा। और ये अपने शिक्षा पाने के लिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहना स्टार्ट कर दिया था। सवाल बहुत बार पूछा गया है कि जो यहाँ पे वर्धमान महावीर थे कितने वर्षों में अपना घर का त्याग किया था, तो ये 30 वर्षों में अपना घर यहाँ पे त्याग किया था। और कितने वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया था, तो 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या किया था। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो जितने भी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनके भी जितना भी लोग हैं यहाँ पे, जो आपका PRT का एग्जाम्स है या कोई भी शिक्षक बहाली का एग्जाम्स है, अगर कि आप उसको क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो डेडिकेशन के साथ जब इन लोगों ने 30 साल के उम्र में घर छोड़ के 12 साल तक तपस्या किया था, कि आप 6 महीने तक तपस्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो डेडिकेशन के साथ केवल और मात्र आप 6 महीने तक अपने टेबल डेस्क पर अच्छे से मेहनत कर लीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। अब ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि महावीर का कहना था ना कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा भी प्राकृतिक भाषा में दी थी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यही कारण है कि साधारण जन वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर ली
लिए थे लोग, ठीक है। उसके बाद जैन शब्द में जिन शब्द एक आता है। सवाल देखिए यहाँ पे बहुत बार सवाल पूछा गया है, जिन शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा जो जिन शब्द संबंधित है वो आपको जैन धर्म से ही संबंधित है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता एक शब्द निकल के आता है संघ। संघ किसको करते हैं? संघ के बारे में महावीर और गौतम बुद्ध दोनों की मानना था कि मनुष्य का ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब वो घर का यहाँ पे त्याग करे, घर छोड़े। अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि लोग घर तो छोड़ दें, तो घर छोड़ने के बाद वो रहेंगे कहाँ? तो उन्हीं को रहने के लिए संघ नामक संगठन बनाया गया कि जो लोग घर त्याग करके आते हैं एक जगह पे रहेंगे, एक संगठन में रहेंगे जिसका नाम संघ होगा, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब सवाल देखिए, यहाँ से भर भर के सवाल पूछा जाता है, जो विनय पिटक है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। और जो विनय पिटक में है ना, स्त्री के लिए अलग नियम थे और पुरुष के लिए अलग नियम थे, ठीक है। बौद्ध धर्म की एक नई शाखा थी जिसको महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली जो विशेषताएं थी कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता था, यानी कि पहले मूर्ति नहीं बनाया जाता था, मूर्ति की तरह ही उनका कुछ वहां पे संकेत हो सकते थे। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति जैसे कि पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमाएं भी बनाने लगे हैं लोग, ठीक है। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे कि इनमें से अधिकांश जो है मूर्तियां जो बनाई जाती है वो मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक जो पूछा जाता है आपके परीक्षा में थेरवाद, थेरवाद क्या है? तो थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और ये जो बौद्ध धर्म की थेरवाद प्रथा है सबसे ज्यादा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में यहाँ पे फैला हुआ था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है तीर्थयात्री। कौन कौन तीर्थयात्री जो थे भारत में आए हुए थे? तो जो भारत पर आया हुआ चीनी बौद्ध यात्री थे वो फासियन थे। आप लोग याद रखिएगा फासियन। ये कब आए थे? तो लगभग आज से 1600 साल पहले हुए थे। उनके बाद जो आया था ह्वेन सांग आए थे। उसके 50 साल के बाद यहाँ पे इत सिंह भारत आए हुए थे। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो सवाल कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो ह्वेन सांग, इत सिंह वगैरह सब भारत आए थे किस पर्पज से आए थे? तो ये जो आए थे बौद्ध के जीवनी से जुड़े जगहों को घूमने और उनको मठों को देखने के लिए भारत में आए थे। आई होप कि ये चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर है जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य। इसमें आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जो अशोक हैं जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनका जो नाम था मौर्य वंश था, मौर्य साम्राज्य था। उनका जो संस्थापक था इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। जो चाणक्य जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी ये राज्य को बनाने में, ठीक है। वह एक अर्थशास्त्र नाम की किताब भी इनको मतलब रचना किए थे। किन्होंने? कौटिल्य और चाणक्य ने, ठीक है। अगला आता है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें से साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। साम्राज्य में जो राजधानी थी उसमें ये सब शामिल हुए थे, आप लोग याद रखिएगा। दूसरी तरफ उज्जैन जो था उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने वाले का रास्ते में पड़ता था। अब देखिए यहाँ से एक दो चीज देखने को मिलते हैं। पहला, जैसे कि यहाँ पे आपको मैप नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। देखिए तक्षशिला यहाँ पे पड़ते हैं। इधर से मध्य एशिया से जो भी लोग आते थे इंडिया में तक्षशिला होकर यहाँ पे आते थे। वही अगर के जो लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाते थे, आई होप कि नजर आ रहा होगा, जो लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत में इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आते थे तब ये उज्जैन होकर यहाँ पे आते थे। वर्तमान में जो उज्जैन स्थित है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वंश है, वंश में जो मौर्य वंश है इसमें 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक के बारे में महत्वपूर्ण बातें मौर्य वंश में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। अब जो था यहाँ पे
साम्राज्य का प्रशासन के बारे में देख लीजिए। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या था? उसकी राजधानी थी। और कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। और इन अधिकारियों को मतलब कार्यकलाप पर नजर रखने के लिए राजा ने जासूस का वहां पे नियंत्रित करने के लिए, सॉरी, यहाँ पे जासूस को हायर किया था कि देखने के लिए कि इन लोग सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार का एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो आप देख सकते थे उन लोगों का जो टैक्स पेयर्स थे, जो टैक्स यहाँ पे वसूलने की कार्य प्रणाली थी, कितनी मतलब हार्ड लेवल्स की थी। ठीक है, एक के ऊपर एक लेवल्स बने हुए थे। अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है कि मौर्य वंश के दौरान में सोना और कीमती पत्थर भारत के किस हिस्से में थे? तो ये जो मतलब ज्यादातर हिस्सा था वो दक्षिणी भारत में आता था, याद रखिएगा। ठीक है। अब एक आता है नजराना। देखिए, एक दो शब्द होते हैं, एक होते हैं टैक्स, एक होते हैं नजराना। दोनों तरीके से देखिएगा, एक तरह से दोनों में ही पैसा दिया जाता है, लेकिन जो टैक्स होता है ये नियमित रूप से आपको देना ही देना है। अगर कि आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो आप पे जुर्माना लग सकता है। वही जो नजराना है ना, नजराना ये स्वेच्छा से देने वाला चीज है। तो याद रखिएगा, जो नजराना शब्द है ये उर्दू शब्द से ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है। फिर अब देखते हैं यहाँ पे राजधानी में सम्राट किस तरीके से थे। जो उनके दरबार में एक मेगास्थनीस थे। मेगास्थनीस जो थे ना, चंद्रगुप्त के दरबार में जो कुछ देखा जाता था उनको विवरण देते थे। किसको विवरण देते थे? तो वो अपने राजा सेल्यूकस निकेटर के देते थे। सेल्यूकस निकेटर का ही जो मेगास्थनीस था वो राजदूत था। आप लोग को ये चीज पता होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा और भी अशोक के बारे में जानकारी मिलता है। जो अशोक है मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ये सबसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि अभिलेखों का यहाँ पे उत्कीर्णन किसने करवाया? तो ये अशोक के द्वारा ही स्टार्टिंग हुआ था इस चीज को। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इनका जो ज्यादातर जो अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में यहाँ पे लिखे गए थे। ठीक है। अब यहाँ पे अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था इसके बारे में जानकारी मिला था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बिल्कुल बदल जाता है। उसने वहां पे देखा ना कि बहुत लोग मरे, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। उसके बाद से इन्होंने विचार किया कि मैं अब शांति के रास्ते पे चलूंगा। अब याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कलिंग अभी कहाँ पे है, तो कलिंग का जो उड़ीसा के तटवर्तीय क्षेत्र है ना, वहां पे अभी कलिंग पड़ता है। ठीक है। तो इस युद्ध के बाद अशोक ने धन की नीति अपनाई। धम मतलब कि सब ये मतलब अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से युद्ध नहीं करेंगे, सबको अच्छे से व्यवहार करेंगे, सबको अच्छे से शिक्षा देंगे। मतलब एक तरह से देखिएगा तो जो अशोक है कलिंग युद्ध के बाद एक शांति के रास्ते पर चल पड़ते हैं और यहाँ पे बौद्ध धर्म को भी ये अपनाते हैं। ठीक है। तो अशोक के धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए इन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस में राजदूत भेजे। साथ ही साथ अपने पुत्र, जो इनके पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य के लिए यहाँ पे श्रीलंका भेजे थे। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही यहाँ पे मौर्य वंश का समापन होता है, उनके सेनानायक, जो मौर्य वंश के सेनानायक थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और शुंग के बाद यहाँ पे कर्ण वंश तथा कुछ और वंश का यहाँ पे के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा दक्षिण भारत में उसी समय में बहुत सारे वंश हुए, जिसमें चोल वंश थे, चेरो वंश थे, पांड्य वंश थे। इन्होंने यहाँ पे मिलकर बहुत ही लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है। आई होप कि इतना समझ गए। अब आते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जैसे ही आइएगा, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। लोहे का प्रयोग आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार की सबसे बड़ी संख्या में वहां पे अवशेष मिले हैं। ठीक है। अब देखिएगा गांवों में कौन रहते थे उस समय। शहर, गांव और व्यापार इस चैप्टर का नाम है। तो गांव में कौन रहते थे? तब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब 3 तरह के लोग कौन कौन से लोग थे? पहले लोग थे
तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जिनके पास बहुत ज़्यादा ही जमीन जायदाद था तो उसको बोलते थे वेल्ला। साधारण जो खेतिहर थे उनको उनवार बोला जाता था और जो भूमिहीन थे, मजदूर थे, उनको डास कैडेसियार या अदिमई कहलाते थे। ये सब तमिल शब्द है, इसलिए थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा है। उसी के बाद यहाँ पे अगर दक्षिण भारत के उत्तरी हिस्सा में देखिएगा, जो गांव के प्रधान होते थे उनको यहाँ पे ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। ये जो ग्राम भोजक होते थे ना, इनका जो ये पद था बहुत ही लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता था, कि यानी कि ये अनुवांशिक पद था। और ये जो ग्राम भोजक होते थे आमतौर पर गांव के सबसे धनी मनी व्यक्ति जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद थी वो ही होते थे ग्राम भोजक। ठीक है, ग्राम भोजक के अलावा में अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। तो दो तरीका का देखें आपने भारत में, उत्तरी भारत में किस तरीका का व्यवस्था था, दक्षिणी भारत में किस तरह का व्यवस्था था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इस तरीका के जो लोग होते थे उनको दास कर्मकार कहे जाते थे। ये जो दास कर्मकार होते थे दूसरे के जमीन पर काम करके अपनी जीविका यहाँ पे चलाते थे, आप लोग याद रखिएगा। और एक जो तमिल का यहाँ पे रचना के बारे में सवाल पूछा जाता है, वो रचना है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य किस भाषा में है? तो तमिल में है। इसको किस लिए संगम कहा गया? तो याद रखिएगा क्योंकि इसका जो ये रचना हुआ था ना, वो कवियों के मदुरै में एक सम्मेलन के दौरान हुआ था, एक संगम के दौरान हुआ था, इसलिए इसको यहाँ पे संगम साहित्य बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सिक्का के तरफ में। जो सिक्के होते हैं चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाते हैं। इन्हें इसलिए इस सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। आहत जो सिक्के होते थे कभी यहाँ पे आयताकार होते थे तो कभी वर्गाकार या गोल होते थे, जैसे कि यहाँ पे नीचे में आपको नजर आ रहा होगा ये सिक्का जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस पर देखिएगा कुछ यहाँ पे चित्र बना हुआ, ये चित्र नहीं बना होता था, ये ठप्पा मारा जाता था, जैसे सील नहीं मारते हैं, मोहर मारते हैं, उस तरीके का ये बना होता था। ठीक है, ये सिक्के को आहत सिक्के कहलाते थे और ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्से में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों में ये प्रचलन में थे। आप लोग याद रखिएगा, ये जो बनाए जाते थे ये या तो धातु के चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। तो ये दोनों चीज आप लोग दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट में एक आता है अरिका मेड़। अरिका मेड़ देखिएगा ना, तो ये पौंडीचेरी का एक बंदरगाह था वहाँ पे, जहाँ से दूर दूर से जो जहाज आते थे मौर्य काल में वहाँ पे वो रुकते थे। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भी मिले हैं उस काल में। अब प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि का, याद रखिएगा। इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जिसे गोदाम हो सकता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपोर्टेंट कि जो समुद्र के तटों से लगे राज्य थे, जैसे नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ मैदान था। ठीक है, और कवियों में एक शब्द मिलता है मुएंदार। मुएंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तीन मुखिया कौन कौन? तीन मुखिया में एक थे चोल, उसके बाद चेर और ये पांड थे। ये दक्षिण भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं का राजवंश माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट जैसे यहाँ सातवाहन के बारे में पढ़ने को मिलता है। जो ये सातवाहन थे इसने लगभग 200 सालों तक पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। ठीक है, सातवाहन में सबसे प्रमुख जो राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। ठीक है, और हमें इसकी माँ जो है गौतमी वलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है कि सातवाहन वंश में कौन सबसे ज्यादा यहाँ पे ताकतवर राजा था। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद आते हैं रेशम मार्ग के बारे में पढ़ने को मिलता है कि रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो रेशम मार्ग जो था सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो कुषाण शासक था, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा रेशम के लिए जो दो शक्तिशाली केंद्र थे वो थे पेशावर और मथुरा थे। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे इस चैप्टर आप लोग को समाप्त ये चैप्टर होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं। जिनको भी बिहार शिक्षक बहाली से रिगार्डिंग आपको नोट्स चाहिए होगा, दिए गए नंबर 91 76 800
9345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। संपूर्ण नोट्स आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 में जैसे ही आइएगा, जिसका नाम है नए राज्य और यहाँ नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, इसमें आपको समुद्रगुप्त के बारे में ज्यादा पढ़ने को मिलता है। जैसे कि इससे पहले वाला चैप्टर में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़े, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी जो रचना जो किए थे, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति लेख कहा जाता है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, इसका नाम था जो प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा, यानी कि उनके जो दरबारी कवि थे हरिसेन के द्वारा इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में उनका बड़ाई करने के लिए ये लिखा गया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर भी दिखाया गया है, जिसमें देखिएगा कि सिक्के पर बीणा बजाते हुए, जैसे कि ये अगर के आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पे देखिएगा कि यहाँ पे लेकर ये बीणा बजा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये बीणा बजा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे वंशावली के बारे में इस बुक्स में दिए गए हैं कि समुद्रगुप्त का किस तरीके से वंशावली थे। तो इनके दादा परदादा के बारे में होता है, जो उसको वंशावली बोलते हैं। और इनकी जो माँ थी कुमार देवी, वो लिच्छवी गण की थी। ठीक है, और इनके जो पिता थे गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज का बड़ी उपाधि यहाँ पे धारण किया था। तो आप लोग ये सब कुछ अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद विक्रम संवत की जो शुरुआत हुआ था 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा किसने शुरू किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना किया था और विक्रमादित्य का यहाँ पे उपाधि धारण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस लिए किया था, तो शकों के विजय के उपलक्ष्य में किया था, और उसके बाद से ही ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए थे। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है हर्षवर्धन और हर्षचरित। ये तो सवाल भर भर के पूछा जाता है हर्षचरित के बारे में। जो हर्षचरित की रचना किसने किया था, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने 1400 साल पहले अपने शासन किया था। उनके दरबारी कवि जो बाणभट्ट थे, संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित की रचना की थी। बहुत ही VVI इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। सवाल अगर के हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि हर्षचरित की रचना किसने किया था, तो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया था, वो भी संस्कृत में किया था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगला आता है कि यहाँ पे पल्लव चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के प्रशस्ति के बारे में। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है, पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि अगर के चालुक्यों का राजवंश देखिएगा कि कृष्णा नदी से लेकर तुंगभद्रा नदियों के बीच तक यहाँ पे फैला हुआ था। चालुक्यों की जो राजधानी थी एहोल थी, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बनता गया, जहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर होते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। ये VVI पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। किसने, रवि कीर्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ये सब चीज बताया गया है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिन्हें कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लिया था। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा
कुछ इन राज्यों के प्रशासन कैसे चलाते थे इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जो दक्षिण भारत के राजा थे किस तरीका से ये प्रशासन चलाते थे। तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो थी वो गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो थे अनुवांशिकी बन गए थे, यानी कि अब जो थे वो बेटे उनके पिता का पद पाते थे, जैसे कवि हरिसेन, और पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। अब देखिए उस समय धीरे धीरे जो थे प्रशासन का तरीका बदलने लगा था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बहुत सारे जो पद थे उसको अनुवांशिक बना दिया गया, यानी कि आज जो उसके बाप नौकरी कर रहे हैं उसका बेटा होगा तो वो नौकरी करेगा। तो उसी तरह जो हरिसेन थे ना, उनके दरबार में मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी क्या होता था कि एक ही व्यक्ति को बहुत सारे कार्य दे दिए जाते थे, बहुत सारे पद दे दिए जाते थे। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक थे, साथ ही साथ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे, और उसके साथ साथ में ये युद्ध और शांति के विषयों के भी मंत्री थे। तो देख सकते हैं एक आदमी को 3-3, 4-4 यहाँ पे मंत्री का पद दे दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे दक्षिण के राजाओं के सभाएं के बारे में देख लेते हैं कि पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम ये करते थे, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा इससे उस समय के जो प्रशासन चलते थे, जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां ऊर नाम की ग्राम सभा होने के बात कही गई है। तो ऊर कहाँ पे होते थे? जहां पे ये ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे, ठीक है। उस जमाने के आम लोग किस तरीके होते थे, तो यहाँ पे देखिए आम लोग के बारे में। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और उस समय जो कालिदास थे अभिज्ञान शकुंतलम नामक एक बुक की रचना की थी, जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती का प्रेम कहानी है। याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कशन कर लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 का इमारतें, चित्र और किताबें। अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला पॉइंट है कि जो पुरातात्विक खुदाई से यह पता चलता है कि जो हड़प्पा वासी जो थे ना वो कुशल शिल्प थे। इनको तांबे के धातुकर्म और धातु शोधन की जानकारी थी। तो सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि हड़प्पा जो वासी थे सबसे पहले किस मेटल्स के बारे में जानकारी थी, तो उनको जो तांबे के बारे में यहाँ पे जानकारी थी, और उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, आप लोग याद रखिएगा। इसलिए हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोली जाती थी। और इनके बाद का जो इनका उत्तराधिकार हुआ, इनको लौह युग से भी संबंध माना जाता है, ठीक है। इसका सबसे जीता जागता एक उदाहरण है कि जो लौह स्तंभ है दिल्ली का, जो कि मेहरौली में स्थित है, कुतुब मीनार के परिसर में यह खड़ा एक लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। जो इसकी ऊंचाई है इस लौह स्तंभ की 7.2 मीटर ऊंचाई है, और वजन जो है इसका 3 टन से भी ज्यादा यहाँ पे वजन है, ठीक है। इसका निर्माण लगभग आज से 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे हुए इस पे जो अभिलेख पर जो कुछ यहाँ पे अभिलेख मिले हैं खुदे हुए, जिसमें चंद्र नाम का एक शासक का जिक्र है, जिसको बताया जाता है कि चंद्रगुप्त हो सकते हैं। तो इसको माना जाता है कि गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त हैं उन्होंने इसका निर्माण कराया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब एक शब्द आता है स्तूप। स्तूप आखिर कहते किसको है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल तो कभी लंबे तो कभी बड़े तो कभी छोटे, लेकिन उस सब में एक समानता था। सभी स्तूपों में क्या समानता था? प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत हो गए, हड्डी हो गए, या कुछ भी राख उनका हो गया, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज, या कोई भी कीमती जो पत्थर है, या कोई भी सिक्के हैं, उसके साथ में वहां पे रखा जाता था। तो जो स्तूप जो है
मेनली जो ये शब्द यूज होता है वो बौद्ध धर्म के लिए ही यूज होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, प्रारंभिक जो स्तूप थे उसमें धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से भी यहाँ पे ढक दिया गया। तो इस तरीका से जो था यहाँ पे चलते रह गए ये जो स्तूप का प्रक्रिया था, ठीक है। अब एक आता है यहाँ पे दक्षिणापथ। दक्षिणापथ किसको कहा जाता है? दक्षिणापथ याद रखिएगा, अगर कि हम आसान भाषा में कहें, मान के चलिए एक मंदिर है, यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर के चारों ओर देखिएगा कि परिक्रमा करते हैं लोग, तो ये जो परिक्रमा का जो ये पथ होता है इसको हम दक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जैसे ही उसके आउटर साइड में एक रेलिंग लगाया जाता है, इस रेलिंग को वेदिका बोला जाता है। तो ये दोनों आसान भाषा में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये कभी कभी सवाल पूछ देता है कि दक्षिणा पथ किसको बोलते हैं, वेदिका किसको बोलते हैं, ठीक है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो गर्भगृह होता है। गर्भगृह कहाँ पे होता है? जहाँ मुख्य देवी और देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, यानी कि रखा जाता है, उसको गर्भगृह बोलते हैं। उस गर्भगृह में पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और पूजा वहां पे करते हैं। अभी वर्तमान समय में भी यही प्रक्रिया स्थित है कि जहाँ पे जो मूर्ति होते हैं, मेन मोन्यूमेंट होता है, उसको गर्भगृह बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि इतना आप लोग समझ गए। और जहाँ पे गर्भगृह के ऊपर में देखिएगा कि एक लंबा सा शिखर बनाया जाता है, तो उसको यहाँ पे शिखर बोला जाता है, ठीक है। और अधिकतम मंदिरों में मंडप भी होता है। मंडप एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर कोई निर्णय लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो अभी आपका इमेज नजर आ रहा है, ये सांची का स्तूप स्थित है, सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसमें जो है ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो कि बताया जाता है कि अशोक के जमाने का है, ठीक है। और जो इसका रेलिंग है, इसका प्रवेश द्वार है, अशोक के बाद के लोग शासकों के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे पुस्तकों की दुनिया में। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने किया था। ये जो था तमिल काव्य था, आप लोग याद रखिएगा, इलंगो, ठीक है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई ने करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये सब तमिल वर्ड है, इसीलिए थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण भी किया गया है। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इस काल में लिखी गई, और इसे पुराण भी शामिल है। जो पुराण भी लिखा गया है, समझिए कि उसमें कहानियों का एक संकलन है वो, ठीक है। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्राचीन होता है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसी देवी देवताओं की यहाँ पे जुड़ी कहानियां होती है, आप लोग याद रखिएगा। और दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की कहानी है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने से संबंधित है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जो रामायण है, रामायण आपको पता ही होगा, कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था और वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने वहां पे अपहरण कर लिया था, तो उसके बारे में ये जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक जो थे वो वाल्मीकि माने जाते हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। संस्कृत रामायण के कौन थे यहाँ पे रचनाकार? तो वो थे वाल्मीकि। अब कुछ विज्ञान की पुस्तकें देख लीजिए। विज्ञान के पुस्तक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है आर्यभट्टियम पुस्तक, जो कि संस्कृत में लिखा गया था। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा यह लिखा गया था, ठीक है। अब कुछ और भी यहाँ पे खगोल वैज्ञानिक और यहाँ पे गणितज्ञ थे, जिसमें अगर देखिएगा वराहमिहिर, गुप्त, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य उस समय के लिए प्रसिद्ध ये व्यक्ति थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो जीरो का आविष्कार हुआ था, शून्य का भी आविष्कार हुआ था, ये भारत के ही वैज्ञानिक ने किया था, आप लोग याद रखिए, आर्यभट्ट ने किया था। उसके बाद से ही इसको अरबों के द्वारा और यूरोपीय देशों के द्वारा अपनाया गया था। आयुर्वेद जो है, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन कौन थे? चरक जो थे प्रथम चिकित्सक थे, और जो दूसरे जो थे यहाँ पे सुश्रुत थे। सुश्रुत जो थे वो 4वीं शताब्दी के थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ जो चरक द्वारा एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, चरक संहिता। चरक संहिता का जो
रचना किए थे, ये चरक ने किए थे। और इसमें जो बताया जाता है दवाई वगैरह औषधि शास्त्र के बारे में यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। अब लास्ट में देखिएगा ना, तो आपको मिलान करने के लिए दिया, जो शिखर होता है गर्भगृह के ऊपर में जो लंबाई में निर्माण किया जाता है उसको शिखर बोलते हैं। मंडप क्या होता है, जहाँ पे मंदिर में लोग जमा होते हैं, यानी इकट्ठा होने की जगह को आपको मंडप बोलते हैं। जो टीला जो होते हैं, ये टीला को स्तूप बोलते हैं, और जो स्तूप है अत्यधिक बौद्ध धर्म में ये प्रचलित है। गर्भगृह जहाँ पे मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है उस जगह को गर्भगृह बोलते हैं। और दक्षिणा पथ जो होते हैं, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार जो पथ होता है उसको यहाँ पे बोलते हैं दक्षिणा पथ। वेदिका मैंने बताया था, जहाँ पर रेलिंग लगाया जाता है उसको वेदिका बोला जाता है। और यहाँ से आपका क्लास 6 से टोटल यहाँ पे समाप्त होता है। क्लास 6 में जितने भी चैप्टर्स थे, क्लास 6 का यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लास 6 में यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स थे 10 चैप्टर को हमने अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको सब कुछ समाप्त कर दिया। एक एक पॉइंट को मैंने आपको पढ़ा दिया। इसको वीडियोस को जो यहाँ पर देखते हुए आ गए होंगे, मात्र एक बार और आप इस वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से देख लीजिएगा, उसके बाद से आपको बुक्स पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, आई होप की। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर के अगला सेशन भी चाहिए, क्लास 7, 8, 9, 10 भी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताइएगा कि अगला वीडियोस भी आपको चाहिए। जिनको भी कंप्लीट नोट्स चाहिए होगा शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग, तो हम आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं 91 76 800 345 पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनको संपूर्ण SCERT और NCERT नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।